जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, इस वीडियो में क्लास 9 का प्रीवियस ईयर में पूछा गए बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का क्लास 9 और हिंदी सब्जेक्ट की जो है क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि 2019 की बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसको आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आपका गद्यांश दिया गया है, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। तो देखिए दोस्तों, इस गद्यांश को आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और मेरी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है गद्यांश दिया गया है कि वायु प्रदूषण आज भी प्रमुख समस्या है। जंगलों के काटने या खनिज ईंधनों के जलने से वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिनों दिन बढ़ रही है। विश्व पर्यावरण विकास आयोग के अनुसार औद्योगिकरण के पूर्व वायु के प्रति 10 लाख में 280 कार्बन डाइऑक्साइड थी। यह घनत्व 80 के दशक में 340 पहुंच गया तथा 21वीं शताब्दी के मध्य के अंत तक यह 560 तक पहुंच गया। वातावरण में छोड़ा जाने वाला धुआं अब सामान्य लकड़ी का धुआं न होकर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही नाइट्रस ऑक्साइड, धूल जैसा पदार्थों का अधिवक्त भी हो रहा है। धातु कणों में सीसा, पारा, निकल, क्रोमियम, तांबा आदि होते हैं। शीशे के जहर से मानव मस्तिष्क के तंतु नष्ट हो जाते हैं। निकिल, क्रोमियम से स्राव लेने में कष्ट होता है। फोम, रबड़, रेफ्रिजरेटर और एरोसोल कारखानों से वातावरण में घुलती गैस से प्राणवायु के स्रोत ओजोन परत के टूटने का खतरा 1986 में विदित हुआ है। अंतरिक्ष में विभिन्न उपग्रहों को उपस्थित करते समय वायुमंडल की ओजोन प्रभावित होती है। विश्व भरी गैसें भावनाओं को भी प्रभावित करती है। वृक्ष वातावरण को शुद्ध करते हैं। एक औसत श्रेणी का वृक्ष 50 वर्षों में 50,000 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। इन्हें काटकर मनुष्य वातावरण के संतुलन को बिगाड़ रहे हैं और वायु प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। इस गद्यांश को हम लोगों ने जो पढ़ा है, इस गद्यांश में मुख्य शीर्षक यही होगा कि वायु प्रदूषण के बारे में यहाँ पे सारा चीज बताया गया है कि वायु प्रदूषण जो है किस प्रकार से मानवों के द्वारा जो है प्रदूषित किया जा रहा है, किस प्रकार से अभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ये सारा चीजों में हम लोगों ने इस गद्यांश में हम लोगों ने पढ़ा है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न दिए गए उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न गद्यांश दी गई है कि आज की प्रमुख समस्या क्या है। तो आज की प्रमुख समस्या इस गद्यांश में क्या था? वायु प्रदूषण। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही व सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और एग्जाम से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है ना, उसको आप लोग अच्छे से रिविजन कर लेंगे। अगर बच्चों आप चाहें कि इसका PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं, तो नीचे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि PDF अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और कहाँ पे कराऊंगा इसी वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए आप लोग अंत तक बने रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दूसरा नंबर दिया गया है कि जंगलों के काटने से क्या हो रहा है। तो जंगलों के काटने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बढ़ रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया गया है कि शीशे की जहर किस अंग के तंतुओं को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, मस्तिष्क यानी कि हमारा दिमाग के जो तंतु होते हैं ना, उसको पूरी तरह से जो है शीशे का जहर जो है नष्ट कर रही है। और जहां तक हमारी उम्मीद है बच्चों कि आप लोग भी जो है क्या करें, घर पर ही एक जो है आप लोग वृक्ष लगाया करें। ठीक है, प्रत्येक वर्ष आप लोग एक वृक्ष जरूर लगाएंगे ताकि जो है वातावरण को थोड़ा सा जो है शुद्ध मिल सके, आपकी वातावरण को शुद्धि हो सके। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, चौथा नंबर दिया गया है कि एक वृक्ष 50 वर्षों में लगभग कितनी ऑक्सीजन देता है। तो लगभग जो दोस्तों 50,000 किलोग्राम। ठीक है, 50,000 किलोग्राम जो है ऑक्सीजन देता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल यहाँ पे देखिए दोस्तों, दिया गया है कि प्रदूषण में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रदूषण में क्या है?
प्र उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 6 नंबर दिया गया है, जो कि आपका छोटा सा गद्यांश है। इस गद्यांश को भी आप लोगों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जो कि आपकी बुक से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए गद्यांश में दी गई है कि गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश। 35 साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर जा रहे थे। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने छोटे स्टेशनों पर अकेले रहकर काटा था। उन अकेले क्षण में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी कि जब वो अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे। संसार की दृष्टि में उनका जीवन सफल कहा जा सकता था। उन्होंने शहर में एक मकान बनवा लिया था। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी कर दी गई थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षाओं में पढ़ रहे हैं और उनके बच्चे और पत्नी शहर में है, जिससे पढ़ाई में बाधा ना हो। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह की आकांक्षा भी है, तो यह आकांक्षी भी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका जो है बुक से लिए गए गद्यांश है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 नंबर सवाल दिया गया है कि गजाधर बाबू क्यों खुश थे। तो गजाधर बाबू जो है रिटायर होने के कारण जो है खुश थे, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग एग्जाम से पहले रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 7वां नंबर है कि गजाधर बाबू ने कितने वर्षों की नौकरी की। तो दोस्तों जो है 35 वर्षों की नौकरी की। ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि नौकरी के दरमियान उनका जीवन कैसा था। नौकरी के दरमियान जो है वो हमेशा अकेलापन रहता था, यानी कि वो जहाँ पर जो अपना ड्यूटी करते थे, नौकरी करते थे, वह स्वयं जो है अकेला रहते थे, यानी कि वो उसका जीवन जो था वो एकांकी था। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि गजाधर बाबू ने कहाँ एक मकान बनवा लिया। तो दोस्तों शहर में जो है उन्होंने एक मकान बनवा लिया है, जहां पर उनकी पत्नी और उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया कि गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्रायः कैसा स्टेशनों पर रहे। तो दोस्तों छोटे स्टेशनों पर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए 11 नंबर जो है आपका पत्र लेखन है, और इस पत्र लेखन को आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में पत्र लेखन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सेवा में, तो ये क्या है आपका जो है आवेदन पत्र है, आपके प्रधानाध्यापक पर जो है लिखी गई आवेदन पत्र है। और इसको आप लोग अच्छे से जो है जो ऑप्शन दिए गए 11, 12, 13, 14, 15, तो इन 5 ऑप्शन को जो आप लोगों को, यानी 4 ऑप्शन को आपको भरना है, 5 ऑप्शन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सेवा में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रधानाध्यापक, यानी लिखेंगे प्रधानाध्यापक। अब यहाँ पे 11 नंबर हो जाएगा प्रधानाध्यापक राजकीकृत उच्च विद्यालय बोर्डो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 नंबर में क्या लिखेंगे विषय, तो विषय क्या है, तो लिखेंगे विषय निर्धन छात्र कोष के सहायता हेतु, ठीक है। उसके बाद दोस्तों महोदय मैं, तो मैं क्या, तो मैं जो है यहाँ पे आप कौन सा क्लास में, 9वीं क्लास में ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 9वीं, ठीक है। मैं 9वीं क्लास की छात्र हूँ मेरी। उसके बाद 14 नंबर में क्या लिखेंगे मेरी आर्थिक, यहाँ हो जाएगा आर्थिक, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आर्थिक स्थिति दयनीय है, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन धनाभाव के कारण ठीक से पढ़ नहीं पा रहा हूँ। अतः उसके बाद यहाँ लिखेंगे अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे निर्धन कोष से आर्थिक सहायता प्रदान करने की कृपा की जाए। इस हेतु मैं आपका आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र अनुराग कुमार, वर्ग 9 को और क्रमांक 16। तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है इस पत्र लेखन को पूरी तरह से भर लिए हैं। चलिए अब इसके मैं आंसर का जो है आपका सिर्फ जो है ऑप्शन का आंसर बता देता हूँ। देखिए 11 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 का हो जाएगा ऑप्शन 1, 13 का हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर 9वीं, और 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आर्थिक, और 15 का हो जाएगा श्रीमान ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस प्रकार से आप जो है वहाँ पे मार्कशीट में आपको कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। अगला सवाल दिया गया कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा। तो विद्वान का स्त्रीलिंग होता है दोस्तों क्या होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, विदुषी होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है C3 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला है कि एक बहुवचन है, तो एक का बहुवचन क्या होगा, एक का बहुवचन हो जाएगा अनेक, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका सही आंसर। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है 18 नंबर दिया गया है कि निम्न में से संख्यावाचक विशेषण कौन है। तो संख्यावाचक मैंने बताया था ना, किसी भी वाक्य में अगर संख्या का बोध हो, ठीक है, यानी किसी भी वाक्य का, अब किसी भी शब्द का, जैसे आम है तो 4 गो आम हो गया, तो आम
क्या गो है, 4 गो ना। और यहाँ पे क्या है, आदमी 4 है, तो यहाँ पे देखिए 4 आदमी, तो आदमी क्या गो है, 4 गो है, यानी कि यहाँ पे 4 संख्या का बोध कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों इस ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नेह चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, तो दोस्तों कर्ता कारक में होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, तो कमर कसना का मुहावरे का अर्थ होता है तैयार होना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि आदर का सही विलोम क्या होगा, आदर का सही विलोम होता है निरादर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से परिणामवाचक विशेषण कौन है, तो दोस्तों 1 तोला सोना ये परिणामवाचक विशेषण है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है कि निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन है, तो सरल वाक्य का उदाहरण होगा पानी बरस रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है 1 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से आग का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो देखिए बच्चों आग का पर्यायवाची शब्द होता है अग्नि, पावक और ज्वाला, लेकिन अनिल क्या है, अनिल आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर है कि अनिल का सही अर्थभेद कौन सा होगा, तो देखिए बच्चों मैंने पहले भी आपको कहा था कि अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, अर्थभेद हो जाएगा आग और हवा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है निम्न में से गुणवाचक विशेषण कौन है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा अच्छी कलम, ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे कलम जो है अच्छी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलम का गुण यहाँ पे दर्शा रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि घी के क्या हो जाएगा, दिए जलाना, घी के दिए जलाना, तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आएगा और मुहावरा जितना है ना उसको आप लोग अच्छे से एक बार रिविजन जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि मेरी इच्छा है कि मैं शिक्षक बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो यह बच्चों ये अपनी शिक्षा को व्यक्त कर रहा है, तो ये एक संयुक्त वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल 29 नंबर दिया गया है कि चाय में थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए, यह वाक्य कौन सा विशेषण है, तो यह जो है परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची कौन है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, वसुंधरा जो है, वसुंधरा ये पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है या पर्यायवाची है। अगला सवाल 31 नंबर है कि अपना सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना उल्लू, तो ऑप्शन नंबर जो है 3 इसका सही आंसर होगा, मुहावरे का यहाँ पे भरना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन दिया गया कि एड़ी चोटी का जोर लगाना मुहावरे का सही अर्थ होगा, तो एड़ी चोटी का जोर लगाना का मतलब होता है दोस्तों बहुत प्रयत्न करना, ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि मानव का सही विशेषण रूप क्या होगा, तो मानव का सही विशेषण क्या होगा, मानवीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि जलेबी है, तो जलेबी क्या है, रसीली है, ठीक है, तो यहाँ पे सही शब्द बनना है, जलेबी रसीली है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 35 नंबर दिया गया कि भूतकाल के किस भेद में कर्ता के नेह चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो देखिए दोस्तों आसन, ठीक है, आसन भूत में क्या होता है, कर्ता के नेह चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर जो है 2 इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और कहेगा किसमें होता है, तो आपको याद रखना है कि सामान्य भूतकाल में होता है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल है कि आस्तिक का सही विलोम होगा, तो आस्तिक का होता है नास्तिक, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने, जो कि आपके बुक से लिए गए हैं, जो कि यहाँ पे 37 नंबर सवाल दिया गया है कि 2 बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम है, तो 2 बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या है, हीरा और मोती है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन रहते थे, तो दोस्तों कृष्ण की भक्ति में जो है लीन रहते थे, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का नाम, तो यहाँ पे लेखक का नाम पूछा गया, तो जगदीश चंद्र माथुर होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। इन सभी क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले अच्छे से रिवीजन जरूर कर लेना। आगे है अगला प्रश्न दिया गया है कि लेखक राहुल सत्यानंद की सहयात्री कौन था, तो सहयात्री कौन था बच्चों, सुमित, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, आपने बुक में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य ईश्वर को कहां नहीं ढूंढता, तो मनुष्य ईश्वर को जो है खेल के मैदान में नहीं ढूंढता है, बाकी मंदिर, मस्जिद,
क्रियाकर्म में सभी में जो है ईश्वर को ढूंढता है, लेकिन खेल के मैदान में ईश्वर को नहीं ढूंढा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कैदी और कोकिला के कवि कौन है? तो कैदी और कोकिला जो कवि है वो माखन लाल चतुर्वेदी है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पाठ है? तो यह दोस्तों यह एकांकी पाठ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हरिशंकर परसाई लिखित पाठ का नाम, तो देखिए हरिशंकर परसाई का लिखित पाठ का नाम है बच्चों प्रेमचंद के फटे जूते। ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है राहुल सांस्कृत्यायन का मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था दोस्तों? उसका मूल नाम था केदार पांडे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना। अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्राम श्री का निम्न में से सही अर्थ है। तो ग्राम श्री का निम्न में सभी अर्थ होता है कि ग्राम के महाशय, ठीक है, यानी कि गाँव के महाशय। ऑप्शन नंबर जो 1 इसका सही आंसर होगा। अगला है किस दिशा में यमराज की दिशा कहा जाता है? तो दोस्तों दक्षिण की दिशा को यमराज की दिशा कहा जाता है। और बच्चों मैंने जितने भी सेट आप लोगों को दिए हैं, जितने भी मॉडल पेपर या जितने भी वीडियोस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था, उसमें एक सवाल ऐसा था कि मां ने अपने बच्चों को किस दिशा में पैर करके सोने का मना किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है दक्षिण की दिशा। और वही क्वेश्चन यहाँ पे जो है घुमाकर पूछा गया है कि किस दिशा में यमराज की दिशा को कहा गया है। तो आपको याद रखना है दक्षिण की दिशा को यमराज का दिशा कहा गया है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि माटी वाली पाठ किस समस्या पर आधारित है? दोस्तों इसका आंसर होगा विस्थापन समस्या पर आधारित है। ऑप्शन जो है 3 इसका सही आंसर होगा। अगला है नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? तो नाना साहब की पुत्री का नाम था देवी मैना। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न जो है लास्ट सवाल जो आपका दिया गया है 50 नंबर, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म गांव के किस प्रकार के इलाके में हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बाढ़ पीड़ित इलाकों में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है 1 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है आपके पास जितने भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे पास तो जितने भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उनको आपको रिवीजन करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न पुस्तिका है उसका भी मैं आप लोगों को जो है सभी का रिवीजन करवा रहा हूं। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बच्चों आप अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर पीडीएफ भेज दीजिए, मैं आपको बता दूंगा वही कॉमेंट में ही कि कहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।